से रिक्वेस्ट करूं। This meeting is being recorded. हाँ Good वर्मा जी afternoon जी। प्लीज। हाँ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले तो आज ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी से हमारे साथ उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं और अनुपम जी जो कि नोडल ऑफिसर हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इसका जो शेड्यूल है आपके सामने है, तो इसमें अभी थोड़ी देर में फॉर्मल वेलकम जो है हमारे महासचिव द्वारा किया जाएगा एंड उसके बाद वी विल बी ओवर टू उपाध्याय जी एंड अनुपम जी, और उसके बाद ज्यादा समय हम क्वेश्चन आंसर के लिए लगाएंगे क्योंकि जैसा कि मेंबर से फीडबैक आई है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी जानकारियां चाहते हैं हमारे मेंबर, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे। और अंत में हमारे ट्रेजरर साहब जो हैं नेशनल ट्रेजरर आलोक अग्रवाल जी, तो वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स देंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे आज के जो की स्पीकर्स हैं उनके बारे में देना चाहूंगा। श्री बीके उपाध्याय जी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, वैसे मैं ब्रीफ में बता दूं कि 1988 में पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से करने के बाद आप कुछ समय के लिए नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रहे और 1991 से उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 31 साल से उपाध्याय जी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि 2016-17 में जब आईएए के नेशनल प्रेसिडेंट मनीष गोयल जी थे। क्या मैं ऑडिबल हो गया? जी हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आ गया था इसलिए मैं तुरंत जुड़ नहीं पाया था इमीडिएटली। तो चलिए सबको नमस्कार मेरा, है ना, और सॉरी कि मैं उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ही के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे थे पार्टिसिपेंट्स को, तो आप हमारे समक्ष हैं। तो मैं बता रहा था कि जब 2016-17 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से ये ग्राउंड वाटर का एनओसी मिलता था तो बहुत दिक्कतें होती थी उत्तर प्रदेश में हमारे इंडस्ट्रीज को। तो आईआईए उस वक्त मनीष गोयल जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो आईआईए की सबसे पहली मुलाकात जो है वो उपाध्याय जी से ही हुई थी इस बात को लेकर के कि ये बहुत दिक्कत हो रही है हमें सीजीडब्ल्यू से एनओसी लेने में, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश का अपना एक अधिनियम हो और अपने रूल्स हों ताकि ये सहूलियत हो सके। और आप सभी पार्टिसिपेंट को बताते हुए बहुत खुशी है कि डे 1 से उपाध्याय जी ने इसमें इतना सहयोग किया है और मैं समझता हूँ कि ये जो अधिनियम बना है और ये जो रूल्स बने हैं इसकी फाउंडेशन से लेकर के और आज इसकी जो इमारत खड़ी हो गई है, इसकी एक एक जो कंपोनेंट है वो उपाध्याय जी के हाथ से गया है। और इसमें आईआईए की जो इच्छा थी कि अपना उत्तर प्रदेश में ये अधिनियम और रूल्स बने, इसमें उपाध्याय जी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। और इसके साथ ही आपके अगर आप देखें, आपका जो सामने छोटा सा ब्रीफ सीवी दिया गया है, आज बहुत प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के, उनके साथ वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें अटल भूजल योजना है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, वो भी आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ इजराइल गवर्नमेंट का जो इंडो इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट है, उसके लिए खासतौर से उपाध्याय जी को बुलाया गया था इजराइल गवर्नमेंट द्वारा। और
आज भी जब ये प्रोग्राम करना था तो एक कॉल के ऊपर उपाध्याय जी ने इसको एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। और आज हमें आपसे और ज़्यादा बात करने का और सुनने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आपके विभाग में श्री अनुपम जी, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वहाँ पर, तो वो भी हमारे साथ हैं और वो नोडल अधिकारी हैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में, तो उनका भी हमें बहुत सहयोग मिलेगा और उनसे भी बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी आज के प्रोग्राम में। और उनका ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने महासचिव महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेंट्स और अपने की स्पीकर्स का फॉर्मल वेलकम करने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच वर्मा साहब। और ईडी एंड वेरी एफिशिएंट ईडी हमेशा सभी सदस्यों की समस्याओं में ये सहभागी होते हैं और सबके साथ मिलकर काम करते हैं, एंड इज होल टीम। जैसा कि सबने समझा, हमारे वीके उपाध्याय साहब जो डायरेक्टर है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के यूपी गवर्नमेंट में, बड़ा प्रैग्मेटिक एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स द पीपल और हेल्पिंग इन नेचर है आपका। तो ये मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा साइन है। और ये कई बार क्या होता है कि हम लोग जब इंडस्ट्री में होते हैं तो वी आर लिटिल अवर्सिव टू, ऑलरेडी वी आर डीलिंग से 40-45 डिपार्टमेंट, तो वी आर नॉर्मली अवर्सिव टू न्यू चेंजेस समटाइम्स। बट ये उपाध्याय साहब का अच्छा नेचर ही होगा जिसकी वजह से हम लोगों ने डिपार्टमेंट को सहज दोनों हाथों से स्वीकार किया और उनके नेचर से हम लोगों को ये मिला कि भी हम लोग इनरोल्स कर सकते हैं। और ये विभाग को भी जो है जीवन है और इस पर काम करने में एक डेफिनेटली बहुत बड़ा हम लोगों को सबको सहयोग मिलने वाला है और आपस में एक दूसरे के लिए हम एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय साहब। आपके साथ अनुपम जी का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और नोडल ऑफिसर हैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हम सुनने के लिए हमारे मेंबर बहुत ललायित हैं और बहुत जल्दी और भी मेंबर इसमें जुड़ जाएंगे। नॉर्मली वी हैव लेसर अटेंडेंस, बट ये ग्राउंड वाटर इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि सब लोग बहुत इंटरेस्ट लेके इसमें जुड़ रहे हैं। एंड आई विल वेलकम ऑल माय पास्ट प्रेसिडेंट्स, my colleagues, vice presidents and COB member, my immediate colleague ट्रेजर महोदय आलोक अग्रवाल जी और सभी चैप्टर चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन का सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वी आर हियर टू हियर हिम वीके उपाध्याय साहब को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर आई विल रिक्वेस्ट दैट वीके उपाध्याय साहब प्लीज आप जो है हमें वो दें अपने गुड वर्ड से हमें एनलाइटन करें। सो नाइस ऑफ यू। ओवर टू वीके उपाध्याय। एक बार तो मैं फिर से आप इंडस्ट्री वालों का सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया सुनने के लिए, और हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। और सच बताएं तो वर्मा जी इसके गवाह हैं। जब हम लोग ये एक्ट लेने के लिए आए तो हम लोग के मन में ये शंका थी कि इंडस्ट्रीज वालों को ये लगेगा कि हम उनके ऊपर कुछ नकेल चढ़ा रहे हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस समय जब मैं इनसे मिला, इनकी टीम से मिला। ये लोग आए शासन में और इन्होंने कहा सीधे सीधे कि सर हमें बहुत दिक्कत होती है और हम चाहते हैं कि स्टेट अपना एक लॉ लेके आए, और हम लोग जो बार बार दिल्ली जाते हैं और वहाँ हमें जो परेशानी होती है वहां दौड़ने हमारे उनको जो है उनके लिए सहूलियत हो जाए। तो इस मोटो को लेते हुए और थोड़ा सा जो ग्राउंड वाटर की स्थिति हमारे यूपी में जरा सा कोई अपना मोबाइल म्यूट कर ले, थोड़ा आवाज आ रही है ना। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इस मॉडल के लिए लेके आए और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इंस्ट्रक्शन थे कि इसको जो है अपने स्टेट में लागू किया जाए अपने मॉडिफिकेशंस के साथ। तो हम लोगों ने इसमें अपनी स्टेट के हिसाब से बहुत से मॉडिफिकेशंस कराए, और इसको और इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि लखनऊ को बेस नहीं किया, इसको सेंट्रलाइज नहीं किया,
और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का गठन किया जाएगा और आप लोगों को वहीं पे एनओसी मिल जाएगी, आपको इवन लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर वेलकम, कभी भी लखनऊ आए हमसे मिले, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपको अपने काम के लिए आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि इसको और इजी बनाने के लिए, हमारी सरकार ने कहा कि कुछ इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, तो हम लोगों ने इसको ऑनलाइन पोर्टल जनरेट किया है, और जिसपे मैं उम्मीद करता हूं कि सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को पता होगा कि ये ऑनलाइन होता है, किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। फिजिकल सिर्फ ये कि जब आप अपना एप्लीकेशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है जो जाकर के आपकी उस फील्ड को वेरीफाई करता है या उस फील्ड कंडीशन को वेरीफाई करता है। अदरवाइज आपको किसी भी चीज की फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। आप अपना फीस ऑनलाइन भरते हैं, आपको वेरिफिकेशन के बाद वो जो है एक्सेप्टेंस जो है फीस जमा करने का आपको ऑनलाइन जाता है, आप फीस जमा करते हैं तो आपको ऑनलाइन एनओसी भी जनरेट होती है। हाँ, जिसको लीगल जरूरत पड़ती है उसको फिजिकल, हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष जो डीएम होते हैं उनसे उस पर साइन करा के रख सकता है। एक और था, एक शासन में ये चीज और आई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास तो भाई इतने काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके लिए वो एक अच्छा खासा समय निकाल के दे पाए। तो उस लेवल पे भी हम लोगों ने अपने विभाग के लोगों को नोडल के रूप में नामित किया है यहाँ से, जो इस पोर्टल को मॉनिटर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑफ कोर्स उनके जो भी काम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से होते हैं, तो ये नहीं होगा कि नोडल ऑफिसर अपने से कुछ करेगा, वो उसके हिसाब से करेगा। ये बात सही है कि शुरू में ये पहला पोर्टल है, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां इतना करने के बाद भी रह जाती हैं। तो जैसे जैसे सजेशन मिले हैं, हमने एमएसएमई को भी नोटिफाइड एरिया में, और जो ग्राउंड वाटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसके भी जो कुछ सजेशन थे उसको हमने इसमें शामिल करके रखा है। और उम्मीद मैं करता हूं आप सभी इंडस्ट्रीज के लोगों से कि इसके आने के बाद आपको सहूलियत जरूर हुई होगी, और अगर कहीं पे कुछ परेशानी है तो ये मंच आज तो है ही, आज तो हम लोग एक साथ मिल रहे हैं, कभी भी हो जाए तो आप लिखित रूप से हमसे पूछ सकते हैं, हमसे फोन करके, हमसे अनुपम हमारे नोडल है इसके उसके लिए एक मिस्टर पांडे हैं जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, पीयूष पांडे, उनका भी मैं नंबर आपको शेयर कर लूंगा, हमारे अधिकारी हैं यहाँ पे। तो इनसे कभी भी बात करके आप अपने समस्या को दूर करा सकते हैं जो हमारे स्तर से होगी। और सजेशन हमेशा वेलकम है आप लोगों की तरफ से, मैं हमेशा इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पोर्टल को चलाने में या आप लोगों को जो भी दिक्कत आती है, जो नियमानुसार होगा उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में ये इतना यूजर फ्रेंडली हो जाए कि आपको खुद भी अच्छा लगे कि हाँ ये पोर्टल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारा विभाग, हमारे अफसर, हमारी पूरी सरकार इसके लिए तैयार है आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, और मैं अनुपम से कहूंगा कि इस बारे में थोड़ा सा एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। इसके बाद जब ओपन सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, उसकी समस्याओं का मैं हर पॉइंट पे आपके जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकेगा ओवर टू अनुपम। धन्यवाद सर। एम आई ऑडिबल? पहले बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज, थोड़ी गूंज रही है। यस सर, आवाज आ रही है। धन्यवाद वर्मा जी आपको और गोयल साहब और इंडस्ट्री के जितने भी प्रतिभागी, जितने प्रतिनिधि हैं, और आप इस वेबिनार के माध्यम से इससे जो एक्ट के संबंध में जिनकी जो क्वेरीज हैं उसके लिए जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ये इंटरैक्टिव सेशन है और मैं चाहूंगा कि जो ये बोथ साइड कम्युनिकेशन हो, हम बहुत सारी चीजें एक्ट के बारे में आप लोग को पता है, और जैसा जो उपाध्याय साहब ने कहा, वर्मा जी ने कहा, यस आई हैव आल्सो विटनेस ऑल द स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्ट। कैसे इंडस्ट्रीज का हमको सहयोग मिला इसके लॉन्चिंग के समय, और कैसे उनकी तरफ से सबसे पहले हमको अनापत्ति मिली और उनका सहयोग मिला कि कैसे इसको लेकर हम जाएं, और कैसे वो यूपी के जो इंडस्ट्रीज से कैसे ईगरली इसका वेट कर रहे हैं इस एक्ट का। तो इन सब चीजों का मैं विटनेस रहा हूँ। अब मैं थोड़ा फोकस करता हूँ एक्ट पर।
देखिए, हम सभी जानते हैं वाटर इज ए कॉमन पूल रिसोर्स, बड़ी पुरानी कहावत है और इसको इसी आशय से ये एक्ट बना है। पानी हमारा है, सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे सोसाइटी का है, पूरे समाज का है, पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है। तो यदि कहीं पर भी हम किसी का आहरण पानी का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो एक हम अपना काम भी करते हैं, प्लस एक सोसाइटी का भी हम सोसाइटी के बिहाफ पर पानी एक्सट्रैक्ट करें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पानी हम किसी तरीके से पहुंचाएं, किसी तरीके से उसको रेगुलेट करें और कहीं भी उसका नॉन जुडिशियस यूजेस ना हो। इस पर्पज से ये एक्ट लाया गया है यूपी में। हालांकि इत्तेफाक की बात है, हम गंगा के रिसर्च एक्वीफर में रहते हैं, गंगा के भी हम बात करेंगे तो, लेकिन इसके बाद भी बीते कई वर्षों में हमारे जो ब्लॉक्स हैं, हमारे जो विकास खंड हैं, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल के जोन में आ रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें इसी तरह के, अगर शहरों में हम बात करें तो 1-1 मीटर से ऊपर भी डिक्लिनेशन पर ईयर का हो रहा है। तो ये ऐसे अलार्मिंग फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से इस एक्ट को लाना पड़ा। हालांकि अवेयरनेस की तरफ से हमारा डिपार्टमेंट बहुत काम करता है, आम लोग को समझाने का, लोगों को समझाने का। हम इंडस्ट्री से भी वार्ता करते हैं, हम ग्राम पंचायतों में, स्कूलों में जाकर वार्ता करते हैं, उनको समझाते हैं अवेयरनेस के मीनिंग्स कैसे हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीनिंग्स थे, ये उपाय सीमित जान पड़े, इसी वजह से एक्ट को लेके आना पड़ा कि अब थोड़ी सी रेगुलेशन की आवश्यकता है। और ये एक्ट, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ही कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक्ट लागू किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्पज से। आपको सहूलियत मिले, पहले आपको अनापत्ति मिलती थी, जैसा कि सर ने कहा, आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, भारत सरकार के जो पोर्टल था CGWA का, वहां से NOC जारी होती थी। बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे, बहुत सालों साल पेंडिंग केसेस थे वहां पर, और हम लोगों ने जब इसको टेक ओवर किया तो शायद 1 या 2 लाख से ऊपर पेंडिंग केसेस वहां चल रहे थे। अब ये सिस्टम किया गया है, आप लोग से बात करने के बाद ही किया गया कि पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हर इस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है, वहां के DM सर की अध्यक्षता में। उसमें सारे विभाग जो जल सिंचाई के फील्ड में काम कर रहे हैं वो उसके सदस्य हैं। और इसमें आपके सहूलियत के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। मेरे ख्याल से वर्मा साहब, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, शायद एक्ट से भीग गया, हमको लगा कोई प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे बोलूँ तो काम चल जाएगा। मैं बस जानना चाहूंगा आपसे जिसमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाए उसके हिसाब से आप देख लीजिए जैसा ठीक लगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे लोग अवेयर हैं इस एक्ट से। सर प्लीज आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन करें, उतना अवेयरनेस नहीं है अभी। अच्छा, आप कैसे बता दें? ये एक्ट है, जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2019। ये वाटर, जैसे मैंने कहा कि ये फाइनल एलिमेंट है, और ये जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे यूजेज होते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, बल्क यूजेज हो, जितने भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं वाटर पे डिपेंडेंसी होती है, और इस वजह से इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ये अगर आप एक फिगर देखेंगे, अलार्मिंग इसलिए क्यों हमको एक्ट की तरफ जाना पड़ा, क्यों रेगुलेशन के मीन्स को अपनाना पड़ा, कि वर्ल्ड में जितना भी वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो इंडिया उसमें नंबर 1 पे है। और पूरे वर्ल्ड में जितना वाटर एक्सट्रैक्ट हम करते हैं उसका 1/4 जो है वो इंडिया में अकेले एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये लगा कि अब इसी सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा रेगुलेशन की आवश्यकता है। और ये जैसे मैंने कहा कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टरल यूजेज हम बात करें तो इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल में आप देख रहे हैं कि 70 से लेकर 85% तक जो डिपेंडेंस है जो वाटर की जो हम पूर्ति करते हैं, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो ये ग्राउंड वाटर की कितनी डिपेंडेंसी है हमारे, जितने भी हम जितने सेक्टर्स की बात करें, वो यहाँ से आपको इस टेबल से दिखाई पड़ रही है। और ये यूपी का अगर हम मैप देखें तो ये जो मैप है आप देख रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू, और ये वाइट एरिया है। तो ये रेड और जो येलो एरिया, यही आपके नोटिफाइड एरिया हैं। ये हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, जिनको कि नोटिफाइड एरिया के रूप में एक्ट में भी परिभाषित किया गया है। और नोटिफाइड एरिया और नॉन नोटिफाइड एरिया क्या होते हैं, ये आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा मैं। आप देख रहे हैं, जैसे आप ब्लॉक्स की संख्या देख रहे हैं यहाँ पर,
अगर हम ओई ब्लॉक्स की बात करें तो वर्ष 2000 से लेकर के ईयर 2017 तक लगभग 40 गुना इसमें वृद्धि हो गई है। ओई ब्लॉक्स में आपको थोड़ा सा एक रफ फिगर में आपको दे दूं, मोटी मोटी कैलकुलेशन, कि इसका सीधा मतलब होता है जितना पानी हम वहाँ रिचार्ज करते हैं उससे ज़्यादा पानी हम निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे ब्लॉक की संख्या में 40 गुना तक वृद्धि हो रही है हमारे बीते वर्षों में। तो ये कहीं ना कहीं सारी फिगर्स हमको ये बता रही है कितनी स्थिति अलार्मिंग है और किस तरह से रेगुलेशन की और इसकी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ये इसी तरीके से अगर शहरों में बात करें तो आप देख रहे हैं गाजियाबाद से लेकर के और सबसे लास्ट में जो है ये जो 10 प्रोमिनेंट सिटीज हैं उसको लिया गया है मुरादाबाद। आप देख रहे हैं गाजियाबाद में 130 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गिरावट है। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग फिगर है। This is the sole objective of the Act for protecting, conserving, controlling and regulating groundwater to ensure its sustainable management in the state, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas. ये जो लास्ट में स्ट्रेस अर्बन एंड रूरल एरियाज लिखा है दैट इज द नोटिफाइड एरिया। जिसमें मैंने पहले आपसे कहा हमारे जो क्रिटिकल और ओई ब्लॉक्स हैं, अगर हम पुरानी सूची की बात करें 2017 की जिसके बेसिस पे अभी का नोटिफिकेशन वैलिड है, तो हमारे पास 82 ओई और 47 क्रिटिकल ब्लॉक। बहुत ब्रेक कर रही है, आपके सिग्नल ड्रॉप दिखा रहा है। अच्छा, तुम ऑडियो बंद कर, अरे वीडियो बंद करके कर लो, क्योंकि वीडियो से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वीडियो बंद करके कर लो, अपना वीडियो। अब आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। तो ये जो स्ट्रेस रूरल और अर्बन की बात हमने की दैट इज द नोटिफाइड एरिया। अगर हम अभी तक का नोटिफिकेशन देखें जो हमारे पास नोटिफाइड एरिया की लिस्ट है, तो वो 82 हमारे ओई ब्लॉक्स हैं और 47 क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं। 129 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो नोटिफाइड एरिया में हमारे क्लासिफाइड हैं। हालांकि अभी हम लोग उसी पे काम कर रहे थे, हमारा डायरेक्टर सर। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2020 का है उसके बेसिस पे ये ब्लॉक्स की संख्या कम हुई है। तो ये भी आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि नोटिफाइड एरिया में हम कमी हो रही है। हमारे टोटल 129 के अगेंस्ट अब सिर्फ 105 एरियाज हमारे ऐसे हैं। ये नोटिफिकेशन भी विद इन ए वीक या फिर विद इन ए फोर्टनाइट जारी हो जाएगा और इसके बेसिस पे हमारे कई सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो एनओसी के लिए खुल भी जाएंगे। ये आप देख रहे हैं यूपी अकेला नहीं है, यूपी से पहले ये 12 स्टेट हैं इंडिया में जो ये एक्ट लॉन्च कर चुके हैं, और जहां पे ये नहीं लॉन्च हुआ है वहां पे CGWA के माध्यम से इसका मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन होता है। अब ये जो एक्ट के जो मेन इसमें जो हमारे काम है, इसमें एक तो जैसे मैंने बताया कि एरियाज को जो वाटर स्ट्रेस एरिया है उनको नोटिफाई करना, और जब वो एरिया वाटर स्ट्रेस नहीं रहेंगे तो उनको डी नोटिफाई करना। जैसे मैंने बताया आपको अभी हमारे पास 82 हो गया जी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे ब्लॉक्स जो पहले 129 थे वो घट करके 105 हो गए हमारे। तो ये जो ब्लॉक घटे हैं ये डी नोटिफाई होंगे, ये मतलब ये एनओसी के लिए ब्लॉक हमारे खुल जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बल्क यूजर्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन लिमिट हम डिफाइन करते हैं। अगर आप जो लोग एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन लोगों को एनओसी मिल रही है, आप देख रहे हैं उसमें एक एक्सट्रैक्शन लिमिट आपको वहाँ डिफाइन रहती है कि कितना वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो ड्रिलिंग एजेंसीज हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके अवेयरनेस के लिए है कि आप कोई भी वेल अगर बनवाते हैं तो वो ड्रिलिंग एजेंसी का रजिस्टर्ड होना मस्ट है हमारे एक्ट में, अदरवाइज दैट विल क्रिएट एन इलीगल वर्क। अगर वो ड्रिलिंग एजेंसी हमारे एक्ट में पंजीकृत नहीं है तो वो ड्रिलिंग का काम नियमतः नहीं कर सकती, वो इलीगल वर्क होगा। तो यदि आप लोग अपनी इंडस्ट्रीज में कहीं पे किसी वर्क के लिए कोई ड्रिलिंग वर्क कराते हैं तो इस बात पे आप ध्यान रखें कि दैट ड्रिलिंग एजेंसी मस्ट बी रजिस्टर्ड। और उसमें एक ये भी है, एक ड्रिलिंग एजेंसी ऐसा नहीं कि अगर आप कोई नोएडा में पंजीकृत है तो वो आगरा में भी काम कर सकती है, उसको अलग अलग सिटीज में पंजीकृत अपने को करना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 15 दिन में ये काम होता है। लेकिन इसका डेटाबेस हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में। तो ये हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के डेटा बैंक में यहाँ चीज ये रहती है कि कौन ड्रिलिंग एजेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में पंजीकृत है। तो इस पर्पज से इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और इसी तरीके से जो हमारे जो नोटिफाइड एरिया हैं उनके लिए, जैसा आपने पहले बताया कि जो हमारे नए
यूजर्स आ रहे हैं हमारे नोटिफाइड एरिया में, उनके भी एनओसी पे उन पे प्रतिबंध है, उनके एनओसी पे बैन है, वो एनओसी नहीं ले सकते। वो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है, उनके पास एनओसी है, दे कैन रिन्यू देयर एनओसी। लेकिन कोई नई इंडस्ट्री अगर ऐसी आती तो अभी उसके लिए प्रतिबंध। हाँ, इसमें अभी आप लोग के सुझाव जैसे मिले तो उसमें एमएसएमई को और मैक्रो और स्मॉल को वहाँ एग्जेम्प्ट किया गया है। मेरा अनुरोध है कि जो भी होस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा बाकी लोग के माइक को म्यूट कर दें तो बेटर होगा, कहीं से नॉइज आ रही है। ये आप देखें जो इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, अगर हम बात करें स्टेट लेवल की तो एपेक्स अथॉरिटी है और चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में, जिसको स्टेट अथॉरिटी बोलते हैं। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट काउंसिल है जो डीएम सर की अध्यक्षता में है। इसी तरीके से म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं एंड ऑनवर्ड्स। मेन जो हमारा जो इन्फोर्सिंग बॉडी है दैट इज डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट काउंसिल, और जो हमारी एडवाइजरी बॉडी है दैट इज स्टेट अथॉरिटी। जो भी आप लोग के सजेशंस आते हैं जिसके बेसिस पे एमएसएमई और माइक्रो स्मॉल को जो एग्जेम्पशंस मिले हैं वो अथॉरिटी से ही अप्रूवल होने के बाद मिले हैं। अभी इस मीटिंग के बाद भी जो डिस्कशंस होंगे, अगर कोई ऐसे सुझाव आपके होंगे जिस पे हम काम कर सकते हैं तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे, और फिर जैसा अगर वहाँ पे सहमति होती है तो फिर उसको हम आगे ले सकते हैं। ये एपेक्स अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि एडवाइजरी बॉडी है, हमारा एरियाज को नोटिफाई करना, डी नोटिफाई करना, और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन लिमिट करना, डिफाइन करना। इसके अलावा यदि कोई और हमारे पास अमेंडमेंट आते हैं, कोई एक्ट से सुझाव आते हैं, संशोधन आते हैं, तो उसको जो है यहीं से गवर्नमेंट के पास एक एडवाइजरी बॉडी, यहीं से सुझाव गवर्नमेंट को जाता है, फिर वहां से नोटिफिकेशन वहां पे जारी होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैसे मैंने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम सर की अध्यक्षता में ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित है, और इसके द्वारा जो है एक तो हमारे पास जितनी लोअर कमिटीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे पास जितने यूजर्स आते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, चाहे वो डोमेस्टिक हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बल्क हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और हमारे जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, बल्क और इंफ्रा यूजर्स हैं उनको एनओसी भी इसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से दी जाती है। और वो भी मैं आपको बता दूं, ये सब जनहित गारंटी अधिनियम में सब आच्छादित हैं, और ये सब टाइम बाउंड है, इसके लिए एक समय सीमा दी गई है और समय सीमा में ही इसका निस्तारण होता है। और इसका मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर साहब इसमें साथ में बैठे हुए हैं, इसका वीकली रिव्यू होता है हमारे पीएस सर के द्वारा, और इसका रिव्यू ऑनरेबल सीएम सर और चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से भी होता है कि इसमें कहीं कोई पेंडेंसी तो नहीं हो रही है। यदि होती है तो कहीं कहीं पेंडेंसी होती भी है तो उसके लिए तुरंत निर्देश दिए जाते हैं कि वहां पे तुरंत इसमें सुधार किया जाए। ये जैसे शुल्क मैंने बताया कि एक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनजीटी के भी ये सजेशंस आए थे कि एक वाटर डेवलपमेंट फीस जिसको बोला जाता है, एनजीटी की बात करें, और यहाँ पे हम लोग उसको वाटर एक्सट्रैक्शन फीस बोलते हैं, वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन फी बोलते हैं उसको। तो वो सिर्फ इसलिए है कि जितनी हम फीस कलेक्ट करते हैं, जो भी वाटर हम निकालते हैं, वो उसका एक फीस, टोकन फीस लेते हैं। फीस भी बहुत कम है, आपको पता है। जैसे हम बात करें कि क्यूबिक मीटर में तो ₹1.10 प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से है, वो एक टोकन फीस है। लेकिन वो जो पूरे यूपी में फीस वो एक्यूमुलेट होती है, वो भूगर्भ जल निधि के रूप में, उसका हम यूजेस करते हैं ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के वर्क में ऑल ओवर यूपी में। और उसके प्रस्ताव में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आते हैं, जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे उनको बजट एलोकेट करने के काम करके वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के वर्क कराए जा सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया, इसमें एक्ट के किसी भी अगर जो सिस्टम है, किसी भी कोई प्रोविजंस है, कोई भी उसकी धारा या सब प्रोविजंस है, उसका अगर हम डिसओबे करते हैं तो उसमें पेनल प्रोविजंस हैं। और पेनल प्रोविजंस अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 39 और 40 में एक्ट में डिफाइंड है, वहाँ पर थोड़ा सा उसको मैंने समराइज किया है। और ये जैसे मैंने कहा कि ये एक्ट रेस्ट्रिक्शन के लिए नहीं है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ तक कोई स्थिति आए, और आप सभी का बहुत सहयोग इसमें अभी तक है, क्योंकि अभी तक यूपी में कोई ऐसा कहीं कोई पेनलाइज नहीं हुआ। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। तो ये एक बस ये सिंबॉलिक है कि ऐसे हमारे पास प्रोविजंस हैं। हाँ, यदि कोई डिसओबे करता है पर्पसली जान करके, तो उसके ऊपर ये वो पेनलाइज भी किया जा सकता है। और इसमें कंपाउंडिंग के भी प्रोविजन है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है वहाँ पे उनको कंपाउंडिंग के लिए भी ऑथोराइज किया गया है।
तो अगर कोई फर्स्ट ऑफेंस होता है तो वो कंपाउंडिंग भी उनके द्वारा की जा सकती है वहां पर। और जैसे आप लोग को पता है इसमें सेक्शन 51 है, उसमें कुछ एग्जाम्पशन के प्रोविजन भी हैं, जिसमें एमएसएमई और माइक्रो को जो एग्जाम्पशन अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं पिछले 1 साल में, वो इसी प्रोविजन में दिए गए हैं। और ये आप सभी इस पोर्टल से वाकिफ हैं। ये जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, इसके माध्यम से जितने भी हमारे वर्क हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे एनओसी इशुएंस हो, या फिर हमारे पास ग्रीवांस रिड्रेसल हो, या हमारे डीलिंग एजेंसी का पंजीकरण हो, ये सारे इसी पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। निवेश मित्र से इसका लिंकेज है, दर्पण डैशबोर्ड से मुख्यमंत्री महोदय का ये लिंक है, जिससे कि वहां पर इसकी नियमित समीक्षा होती है, मासिक समीक्षा होती है, पाक्षिक समीक्षा होती है। इसमें किसी तरीके से अगर ये पेंडेंसी होती है तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहां पर उनको रिपोर्ट भी जाए, डायरेक्शंस भी जाते हैं। ये इसके पोर्टल के माध्यम से ये सारे वहां पर आप वर्क कर सकते हैं, सारे एनओसी ले सकते हैं। आपको लॉगिन करना होता है वहां पर, तो ऐसा मैंने इसको बताया है फ्लो चार्ट से आगे। ये सेवाएं हैं जो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल पे हैं। रजिस्ट्रेशन है, एनओसी है, डीलिंग एजेंसी है, ग्रीवियंस रिड्रेसल है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैलकुलेशन भी वहां पर है। आप देखते हैं यहाँ पे यूजर अपना लॉगिन करता है, उसके मोबाइल पे ओटीपी आती है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसके बाद जाकर के वो अगर एनओसी लेना चाहता है तो एनओसी के लिए, और अगर वो पंजीकरण करना चाहता है तो वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकता है। ये स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं हो रहा है सर? अपराध और दंड पे फंसा हुआ है। तो सर मैं इसको स्टॉप भी कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट दिखा दो थोड़ा। अभी ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे सर? ये अभी दिखाई पड़ रहा है ये फ्लो चार्ट? नहीं, अभी तक मुझे तो नहीं दिख रहा है, और लोगों की बात नहीं। स्टॉप स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। तो अब दिखाई पड़ रहा है ये? हाँ, ये वाला तो दिखाई पड़ रहा है। इसके आगे ये दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन आपको? उपभोक्ता पंजीयन तथा लॉगिन। यस, दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। कोई भी यूजर होता है, किसी भी प्रकार का यूजर होता है, तो अपने आप को पोर्टल पे जाएगा। जैसे पोर्टल मैंने पहले बताया, यूपीजीडब्ल्यूडी ऑनलाइन, इस पे जाएगा, अपना वहां पे लॉगिन करेगा, उसके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी के माध्यम से अपना पासवर्ड चेंज करेगा। फिर फर्दर जो भी सेवाएं हैं, या तो पंजीकरण है, या तो फिर एनओसी है जिसपे भी इसको अप्लाई करना है, जो भी इसको सर्विसेज लेनी है वहां पे अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उसके फॉर्म्स हैं वहां पर, जैसे आप पंजीकरण करने जाते हैं तो फॉर्म 1 है इसका, और इसी तरीके से एनओसी के फॉर्म्स है, वो फॉर्म्स वहां भरेगा वो। उसके बाद वो फॉर्म्स हमारा जाता है, नोडल उसको एक्सेस करते हैं उसको डेली बेसिस पे। फॉर्म्स लेकर के उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका फील्ड वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट होती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से फिर जैसे हमको अनुमति मिलती है तो वहां से ओके मिलता है फाइल पे, तो फिर वो एनओसी आपको इशू हो जाती है। इसके बीच में एक प्रोसेस आता है फीस कैलकुलेशन का। जो आपने रिचार्ज वहां पे दिया हुआ, जो आपने अपना बोरिंग का साइज दिया हुआ है, आपने डाया दिया हुआ है, आपने समरसेबल का पंपिंग का रेट दिया हुआ है, आपने डेली विड्रॉल आवर्स लिखे हुए हैं, आपने एनुअल विड्रॉल डेज लिखे हुए हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है कि कितना पानी आप निकाल रहे हैं। ये सिर्फ आपकी अपडेट, आपकी इंफॉर्मेशन है, उसी को हम सही मान के चलते हैं। और एक जो आपको एनओसी मिलती है उसके बेसिस वहां पर आपको एक रिकमेंड किया जाता है कि अपना फ्लो मीटर लगाएं वहां पर। आप इस फ्लो मीटर में जो फ्लो आपका डिस्चार्ज रिकॉर्ड होता है और जो आप रिकॉर्ड भरते हैं वो रिकॉन्साइल होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। कभी भी उसका मौके पे वहां पे फील्ड वेरिफिकेशन हो सकता है। ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन कभी भी रैंडम वहां पे वेरिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो आप इंफॉर्मेशन भरते हैं उसी पर भरोसा करके उसको सही मानते हैं हम, और उसी के बेसिस पे फीस का कैलकुलेशन होता है। तो ये है थोड़ा सा इसका। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है मुझसे। बेसिकली इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा है, so very nice of you. I must compliment Anupam ji for this. We will invite the query. I have one small query.
not very exactly, but in discussion, कि basically we are seeing all the department as facilitator rather than regulators. आज की डेट में जैसे ये रेगुलेटरी बॉडी है बेसिकली, बट फिर भी कुछ वर्कशॉप्स की जरूरत है कि हाउ एग्जैक्टली ड्यू टू इग्नोरेंस कई बार पानी यूज हो रहा होता है एंड द इंडस्ट्री में नॉट रिक्वायर दैट मच वाटर एंड हाउ दे कैन कंजर्व इट. तो कुछ केस स्टडीज के साथ अगर कोई वर्कशॉप हो सकती है, बिकॉज विद योर वाइड एक्सपोजर इस बारे में आपके पास काफी डेटा और काफी थॉट प्रोसेस आ चुका होता है और काफी प्लानिंग आपके पास होती है, तो उसके बेसिस पे अगर कोई वर्कशॉप्स हो सकती है तो वी विल इनवाइट दोस ऑन द आईए लेवल, जिससे कि कंस्ट्रक्टिवली हम लोग मेंबर्स को बेनिफिट कर सके, अनलेस दे विल बी कंज्यूमिंग एनर्जी आल्सो एंड वेस्टिंग वाटर इन टर्न. तो उसका बेस्ट यूज के लिए ये रिक्वायरमेंट हो सकती है. सेकेंडली सर एक ये था, जैसे इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं आप बल्क यूजर्स के केस में, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं, तो वो एक्चुअली किसी की बाउंड्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. दैट इज 5 किलोमीटर एरिया है बेसिकली. तो रेपिटेटिवली बगल से बगल में अगर इंडस्ट्री लगी हुई है, नॉट वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो क्या वो डिपार्टमेंट लेवल पर सिंगल स्टडी से काम हो सकता है? क्योंकि रेपिटेटिवली उसी काम के लिए खर्चा करते रहना ऑन एनएबीएल लैब, तो दे मे बी एडवाइज, मे नॉट बी एडवाइजेबल. तो अगर वो हो सकता है सामूहिक तौर पर एंड कॉमन रिपोर्ट कैन बी इशूड, तो इट में हेल्प ऑल द इंडस्ट्रीज इन दैट रीजन. तो रीजन वो हो सकता है. और उसके बाद हम लोग जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के और चीजों के मेजर्स मेथड और कैसे और रिफाइन करके यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं. एक सर इशू आया था हमारे पास जब आईएए में, उसके लिए हमने लिखा भी था, अपने मंत्री जी को भी, आपके पास भी लिखा था. दैट वाज बेसिकली कि जैसे आपके यहाँ प्रोविजन है कि आप 5 साल के लिए एनओसी दे देते, कंसेंट देते हैं अपनी 5 इयर्स के लिए, और 5 इयर्स की ही एक साथ फीस भी ले लेते हैं. तो एमएसएमई के केस में खासतौर से 5 साल की एक साथ फीस दे पाना, अपने आप 1 साल की फीस देने के लिए आदमी कतराता है, तो 5 साल की देने में, और कल को आपके चार्जेस ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको लेकर वो थोड़ा सा असक्त रहता है. तो कैन दैट बी बेस्ड ऑन, ठीक है 5 साल का आप एनओसी वो दे दें कंसेंट, लेकिन कैन दैट बी ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस कि भी वो एनुअलाइज्ड किस्तों में जमा करा दें, इंस्टॉलमेंट में जमा करा दें. दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इसको अभी यही. बाकी दो चीजें, तो वर्कशॉप का आपका सजेशन है, इट इज ऑलवेज वेलकम. मैं करूं या आप करें, आप जरूर इसमें आप कभी वर्कशॉप करें तो हमें बुला लें इस संबंध में. हाँ सर, आपके बिना नहीं हो पाएगी सर. वी आर ऑल रेडी टू कम. और कभी हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार होगा तो वी विल इनवाइट यू. तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे. तो इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होना एक अच्छी बात होती है किसी भी सेमिनार या वर्कशॉप. तो इट इज नाइस एडवाइस फॉर यू. इम्पैक्ट असेसमेंट का सवाल जहां तक है वो ठीक है, कहीं कहीं पे तो ये हो सकता है कि कुछ क्लस्टर में कुछ इंडस्ट्री है वो हर साल करती हैं, तो उसके लिए एक कोई, हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की पॉलिसी बन जाए जिसका लोग नाजायज फायदा उठाए. ग्राउंड वाटर एक ऐसी चीज है कि जिसको लोग बड़ा मिसयूज कर रहे हैं जमाने से, इसलिए ये थोड़ा सा. बट यस, हम इस पे एक बार जरूर सोचेंगे, इसमें आपके साथ बैठ के सोचेंगे इस बारे में. और जो एनओसी 5 साल के लिए है उसका दूसरा, देखिए, एक इम्पैक्ट हमारे गवर्नमेंट की तरफ से समझिए. अगर मैं 5 साल का एनओसी देता हूं तो 5 साल का एडवांस में पैसा लेते. अगर आप एनओसी कहेंगे कि हम 1 साल का पैसा जमा करेंगे, तो क्या इंडस्ट्री 1 साल के एनओसी के लिए तैयार है? हर साल आएगी हमसे एनओसी लेने के लिए, इसलिए कि रिवेन्यू का मामला है. और 1 साल की एनओसी पैसा देने के बाद आपको 1 साल का ही एनओसी मिलेगा. तो अगर आप पैसा घटाएंगे तो आपका पीरियड भी घटेगा. तो इस बारे में मैं ओपन हार्टेडली चाहूंगा कि आपके यहाँ से ये सजेशन आए. पैसा घटाने में इच्छुक नहीं है सर. नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए. ये इट इज वेरी क्लियर कि 5 साल की एनओसी देके 1 साल का पैसा आपसे नहीं लेगी गवर्नमेंट. अगर 1 साल का पैसा लेगी तो आपको 1 साल का एनओसी देगी. इस पे कंप्रोमाइज करना हो तो फिर आप हमको अपना सजेशन दीजिएगा तो मैं प्राधिकरण में रख पाऊंगा. चलिए नेक्स्ट. सर एक छोटा सा सजेशन दे दो, ये जो आपने समझाया सर, इसकी पीपीटी मिल सकती है क्या सर?
हाँ हाँ पीपीटी में शेयर कर लूंगा, वर्मा जी को दे दूंगा। वर्मा जी ये सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो, मैं पहले मैं एक एक करके बुला रहा हूँ सर। हाँ मैं सतीश पहले गुप्ता जी प्लीज। गोयल साहब पहले तो मैं ये बता दूं कि पीपीटी अनुपम पीपीटी आप वर्मा जी से शेयर कर लीजिए, वो आप लोगों से शेयर कर लेंगे, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगा सर, शेयर कर दूंगा। सर मुझे ये पूछना था। हेलो सर एक सतीश गुप्ता जी बोल रहे हैं? नहीं, मैं एम के अग्रवाल बोल रहा हूँ। एम के अग्रवाल सर, अच्छा आप बोलिए। बस सर मुझे इतना पूछना था, 10 KLD तक आपका फ्री है ना, उसके ऊपर अगर जरूरत वाटर की जरूरत पड़ती है तभी आपसे परमिशन लेनी है। 10 KLD तक सब जगह फ्री है ना, रेजिडेंस में भी इंडस्ट्री में भी। हाँ हाँ ड्रिंकिंग वाटर देखिए अभी तो अनुपम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे इसको। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा, आपको एनओसी की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्यों अनुपम? घर के लिए भी, रेजिडेंस के लिए? नहीं, एक चीज बहुत क्लियर हो जाइए कि हमारे एक्ट में डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूजर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा सर, अगर बोरिंग खराब हो जाती है, पानी नहीं आ रहा है और रीबोरिंग करानी है, तब भी आप कैसे परमिशन लेनी पड़ेगी रेजिडेंस में? मैंने पहले भी बताया आपको कि रेजिडेंस में अगर आप लेते हैं, अपनी बोरिंग कराते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी एनओसी लेने की आवश्यकता हमारे यहाँ से नहीं है। तो अगर वो खराब हो जाती है, आप दोबारा करा लीजिए। जब ये पहले के लिए जरूरत नहीं तो दूसरे के लिए कहाँ से हम कहने जा रहे सर अगर इंडस्ट्री में हम लेबर को क्वार्टर्स दिए हैं, उनके कंजम्पशन के लिए वाटर लगवाते हैं, तो वो डोमेस्टिक माना जाएगा कि इंडस्ट्रियल माना जाएगा? नहीं, वो आपका चैरिटी है, वो डोमेस्टिक नहीं माना जाएगा। सॉरी, डोमेस्टिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्लियर नहीं है आपकी बात। नहीं डोमेस्टिक नहीं माना जाएगा। आप अगर अपनी इंडस्ट्री की बोरिंग को यूज करते हैं तो इंडस्ट्री की बोरिंग नहीं है, इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहा है वाटर, बट जो एम्प्लॉइज को क्वार्टर्स दिए उनके लिए बोरिंग कराइए, उसमें वाटर यूज नहीं हो रहा है। एक एक करके क्वेश्चन इनवाइट कर लूं सर। हाउस परमिट्स में मैं एक एक करके क्वेश्चन इनवाइट कर लूं। सतीश गुप्ता जी आपका हैंड रेज था, आप बताएं आपकी क्वेरी। आप और उधर से कह रहे हैं अनुपम? हाँ सर हाँ जरा तुम जवाब देना, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए बताइए आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम हेलो एक एक करके बोलिए, दो लोग की वॉइस आ रही है तो डिस्टर्ब होता है। एक एक करके बोलिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, सर इंडस्ट्री में पर डे हम कितना वाटर यूज कर सकते हैं? इंडस्ट्री में पर डे यूज करने की कोई लिमिट नहीं है आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी के अनुसार आप ले सकते हैं। उतने अगर आपका एरिया जैसा है उसके बेसिस पे वहां पे करने हो। देखिए जो होस्ट है, मेरा एक बार अनुरोध है कि क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सबको म्यूट कर दें, जो पूछ रहे थे उनका माइक अनम्यूट करें। आपको जितने भी यूजर्स हैं उसकी अनुसार आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपको रिचार्जिंग के लिए कहा जाता है। अगर आपको नोटिफाइड एरिया है तो उसमें रिचार्जिंग के प्रोविजंस आपको अलग रहते हैं, वो 100 से लेकर 200% तक हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 100 MQ पानी निकालते हैं तो आपको 200 MQ का रिचार्ज वहां पे इंश्योर करना पड़ता है। तो आपको पानी कितना भी निकालना है उसकी कोई लिमिट आपको नहीं है, आपको उसके अगेंस्ट उतना रिचार्ज करना पड़ेगा और जितना आपका एनुअल क्वांटम होगा उतनी फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और बाकी जितनी आपकी इंडस्ट्री की आवश्यकता है उस हिसाब से आप वहाँ एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव सूरज उपाध्याय जी, संदीप गोस्वामी जी। हेलो सर, सूरज उपाध्याय हियर। हाँ बोलिए। हाँ सूरज जी पूछिए। हाँ सर, अभी जो डायरेक्टर सर ने बोला था कि ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 3-5 साल की एनओसी दे करके हम 1 साल की फीस ले सकते हैं, जबकि सीजीडब्ल्यूए ने इंडस्ट्रियों के बेनिफिट के लिए ये प्रोविजन दिया है। उन्होंने 3 साल की एनओसी दिया और कोविड को देखते हुए उन्होंने फीस लिया 1 साल का। और सेम हरियाणा अथॉरिटी भी करती है, वो क्वार्टरली बेसिस पे हमसे पेमेंट लेती है किसी भी इंडस्ट्री से। एनओसी उनकी भी 2 या 3 साल की होती है और वो पेमेंट लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। नहीं देखिए, आपका जो कहना तो है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सूरज जी ये सर, हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा अपना कंप्लीट कर लूं। ये एज ए सजेशन ये ले लेते हैं एंड दे कैन पिच विद देयर मिनिस्ट्री, बिकॉज़ ये इमीडिएट तो कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। सर
सर लीगली ऑलरेडी भारत सरकार ने इसको प्रोविजन दिया है कोविड के लिए, इंडस्ट्रियों को बेनिफिट देने के लिए। तो ऐसा यूपी गवर्नमेंट भी कर सकती है। ऐसा जैसे डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल डिनाई किया था कि आप एनओसी 1 साल की लीजिए, आप बिल्कुल एक पोर्टल बना सकते हैं। ये हमारा एक सजेशन है कि आप उस पोर्टल में 1 साल की फीस लीजिए, नेक्स्ट ईयर पोर्टल पे फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम फिर से फी पे करेंगे। लेकिन 5 साल का बर्डन डालना ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने ये भारत सरकार को रखा था और सीजीडब्ल्यूए ने इसको एक्सेप्ट किया है। और सर एक चीज और है सर, इम्पैक्ट। हाँ बोलिए आप बोलिए, कंटिन्यू करिए आप। हाँ बट व्हाट वी कैन डू इज सर, बाकी सर एक इम्पैक्ट असेसमेंट के। हाँ बोलिए, आप EIA में बोलिए। हाँ जी सर, मैं सर कह रहा एक इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जो हर इंडस्ट्रियों से बनवाई जाती है, बट उस इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को इवेलुएट करने के लिए अभी UPGWD ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, जबकि 6 महीने से पहले ही बोला जा चुका है कि आप एक कमेटी बना के इम्पैक्ट असेसमेंट को इवेलुएट कराइए विदिन 3 मंथ। अदरवाइज सर ये सारी इंडस्ट्रियों का पैसा वेस्टेज जाता है। उस रिपोर्ट को सिर्फ ले करके मोटी फाइल बना करके एक JE या AE EMI जिनको माइनर इरिगेशन है, जिनको हाइड्रोजियोलॉजी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को, इंडस्ट्रियों को पैसे को कैसे इवेलुएट कर रहे हैं। देखिए सूरज जी, जबकि CGWA ने बोला है कि इम्पैक्ट। हाँ जी सर, अनुपम सर बताएं सर। आपके दो क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने फीस वाली बात की, एनुअल वाली बात की है, उसको जैसा कि वर्मा जी था, उसको हम सुझाव के रूप में ले सकते हैं। आप लोग के कहने पे ही जो MSME और माइक्रो को जो पीछे छूट मिली, एग्जम्पशन मिले हैं, यूनिवर्सिटी के सुझाव पे हुए हैं, तो आप इसको सुझाव के रूप में ले सकते हैं। ये वर्तमान अभी पॉलिसी है, इस पे हम यहाँ कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस वेबिनार के माध्यम से अगर आपके सुझाव आते हैं तो उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। We can send you in writing also. Yes, that will serve the purpose. I think that will serve the purpose. और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाने की बात की है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो आप कह रहे हैं AMI हैं, उनको कोई जानकारी नहीं, या फिर हमारे विभाग के उनको कोई जानकारी नहीं है। जो कमेटी में जो लोग वो हैं वहां पर, दे आर द हाइड्रोलॉजिस्ट। अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरा प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखा, मैं शेयर करूंगा आपको। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, हम लोगों ने जवाब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही दिया कि वी ऑलरेडी हैव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल व्हिच इज एम्पावर्ड, which have the expertise of the groundwater hydrogeologist, which have the expertise of the groundwater personals. उस कमेटी में आपके NGOs हैं, उस कमेटी में आपके ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स हैं, उस कमेटी में आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं। तो ये एक पूरा रिप्रेजेंटेशन है हर तरफ के लोगों का। तो जो लोग वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, मे बी दे माइट हैव टैग ऑफ द बिगर डिग्री, लेकिन अगर प्रोफाइल देखेंगे तो ये प्रोफाइल यहाँ पर भी है, और हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये सारे लोग हैं। यही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्लाई भी लिख के भेजा हुआ है। तो ये काउंसिल हमारे पास ऑलरेडी बनी है। दैट इज नॉट द ओनली फंक्शनल काउंसिल, वो इवैल्यूएशन भी उसके स्तर पे होते हैं। वहाँ पे टास्क फोर्स बनी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए हाइड्रोजियोलॉजिस्ट वहाँ पर हैं, और फील्ड वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने टास्क फोर्स भी बना रखी है। सो दे आर एम्पावर्ड एंड दे हैव एक्सपर्टीज इन ऑल फील्ड। नेक्स्ट, थैंक यू सूरज जी। संदीप गोस्वामी जी, we have then नमन जलान जी। हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन अनुपम जी आपसे ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज को, MSMEs को 10 क्यूबिक मीटर वाटर तक निकालने के लिए NOC की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई इंडस्ट्री वाला ये कैसे प्रूव करेगा कि वो 10 क्यूबिक मीटर तक ही निकाल रहा है, उससे ज्यादा नहीं निकाल रहा है? उसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि आपके ऑफिसर आकर के ये भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा भय खाते हैं NOC के लिए अप्लाई करने में भी, कि भाई आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपके यहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा की है। देखिए पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो आपने MSME वर्ड बोला है वो 10 KL सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है। अगर आप उसका पढ़ेंगे तो उसमें तीसरा वाला M उसमें इंक्लूड नहीं, जो मीडियम जिसको बोलते हैं, तो 10 KL सिर्फ माइक्रो स्मॉल के लिए। और दूसरी बात, जो आप एक वहाँ पे आप उस कैटेगरी में जाके अपने आप को फिल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, स्टार्टिंग में जो आप वहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसको हम सही मान के चलते हैं।
बाकी उसका जैसे आप, और उसमें आप एमएसएमई वाले में देखेंगे जो आप माइक्रो स्मॉल की जो 10 KL वाली बात है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये आप पंजीकरण कराएंगे, लेकिन अपना, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन जब आप जब कराएंगे तो वहां पर एक वाटर फ्लो मीटर का भी प्रोविजन रहता है। तो उससे एक रिकॉन्साइल होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है कि हम 10 KL से कम का निकालते हैं, क्योंकि वहां पे वैलिडेट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उसमें कोई किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन आपका नहीं होगा। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हम जो मान के चलते हैं सही है। हाँ, ये है कि वो रैंडम चेकिंग में उसको रिकॉन्साइलेशन वहां पे उसका हो सकता है। ठीक है। और सर अगर सपोज करिए अभी मैं माफी चाहूंगा, मैंने आधे घंटे बाद आपकी मीटिंग ज्वाइन करी, तो मैं ये नहीं समझ में आया अभी आपने जैसे रिचार्ज करने का कि जितना हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका डबल क्वांटिटी हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, तो ये सिस्टम सर मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा सा एक बार वापस से एक्सप्लेन कर पाएंगे, या जो भाई हमारे बाद में ज्वाइन किए उनको वापस से समझ में आ जाएगी? जैसे अगर आप स्टार्टिंग में आपने मिस किया है, तो मैंने बताया कि ब्लॉक्स अगर हम बात करें तो 4 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स होते हैं, एक क्रिटिकल ब्लॉक्स होते हैं, एक सेमी क्रिटिकल ब्लॉक होता है, और एक ब्लॉक होता है हमारा सेफ ब्लॉक होता है। तो सेफ और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक जो होते हैं हमारे, ये हमारे नॉन नोटिफाइड एरिया में आते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा आपको नई एनओसी जो है आपको बिना किसी शर्त के आराम से मिल जाती है। और कुछ ब्लॉक्स हमारे नोटिफाइड होते हैं जहाँ पे आपको नई एनओसी, अगर आप एमएससी नहीं है कि उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको नई एनओसी नहीं मिलती है। लेकिन यदि पुरानी एनओसी है तो आपको उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो नोटिफाइड एरिया है वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने अप्लाई किया कभी डायरेक्ट के पोर्टल पे? नहीं सर, अभी तक अप्लाई किया नहीं है, मैं थोड़ा सा डर रहा था, इसी वजह से ही आज का मीटिंग काफी फ्रूटफुल रहेगा हमारे लिए। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप जब पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन भरने जाते हैं तो नाम पता खसरा सब तो भरते हैं, वो तो अलग बात है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब तो अलग बात है। उसके बाद आपके बोरिंग के डिटेल मांगे जाते हैं जिसके बेसिस पे आप पानी निकाल रहे हैं वहां पर। तो आपने कितने डायरेक्ट बोरिंग कर रखी है, उसमें कितना सबमर्सिबल पंप, उसकी विड्रॉल कैपेसिटी कितनी, डिस्चार्ज कितना, उसका पर डे कितने घंटे चलाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। दैट वी सपोज टू बी करेक्ट। अब मान लीजिए जो आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं हमको, आप कितने घंटे चलाते हैं और साल में कितने, हर दिन नहीं चलता है आपका। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वी हैव सो मेनी पीपल ऑन द बोर्ड और अभी लिस्ट में भी हैं, तो आपकी वीडियो भी हम इनके साथ शेयर करेंगे सर के साथ। कैन वी कॉल द नेक्स्ट संदीप जी? ओके, तनुज वसील। नमस्कार दिनेश जी और सभी मित्रों को। सर मेरा सवाल भी वही है जो नमन जी का है कि हम जो रिचार्ज कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम लोगों ने जो अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ है उसके माध्यम से हम ग्राउंड वाटर को वापस रिचार्ज कर रहे हैं। बस मैं एक लाइन में यही समझना चाहता हूँ, रिचार्ज से यही मतलब है ना अनुपम जी? रिचार्ज से यही मतलब, बिल्कुल सर इसमें आपने एक चीज और कही कि अगर मैं वैसे तो स्मॉल स्केल में आता हूँ तो 10 किलोलीटर तक मेरे को छूट है और मेरा इतना कंजम्पशन भी नहीं है, बट नॉलेज के लिए कि अगर मान लीजिए कोई 100 किलोलीटर अपना डिस्चार्ज कर रहा है और उसके बाद उसने 200 किलोलीटर रिचार्ज भी कर दिया, तो उसका जो आप पैसा लेंगे वो 100 किलोलीटर का लेंगे या उसको कोई बेनिफिट भी मिलेगा कि उसने या 200 की जगह 400 किलोलीटर रिचार्ज कर दिया तो उसको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा? नहीं, अभी ये जो आप बता रहे हैं ये मतलब सब्सिडी वाली बात यहाँ पे नहीं है, जिसको इंसेंटिव बोलते हैं, आप इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। तो इंसेंटिव के अभी प्रोविजन नहीं है, ये दोनों पैरेलल व्यवस्था है, आपको शुल्क भी देना है उसका और आपको रिचार्ज भी करना है, ये दोनों पैरेलल व्यवस्था है। अभी इंसेंटिव के प्रोविजन यहाँ पे नहीं है अभी। सर इसमें जो आप बता रहे जी सर, इसमें मेरा एक सजेशन है, इस पॉलिसी को जो हम बना रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपका सजेशन मैं समझ गया। नहीं सर, मेरा सजेशन एक मिनट सुन लीजिए सर। हम ग्राउंड वाटर से 3 तरीके से हम लोग इफेक्टिव हो रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट्स हमारे ऊपर इसके ऊपर एक रूलिंग ला रहे हैं। एक फायर की एनओसी लेने के लिए सर हम लोगों के ऊपर एक है कि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो किसी को 50,000 लीटर का टैंक बनाना है, किसी को 1 लाख लीटर का टैंक बनाना है, कहीं कहीं तो बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनना है। तो सर ये पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपका ग्राउंड वाटर और फायर से संबंधित तीनों चीजों को कोलैबोरेट किया जाए ताकि एक कॉमन सॉल्यूशन निकले। आप कहते हो सर इससे ज्यादा पानी निकालोगे तो हम पैसा लेंगे, फायर डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप इतना टैंक नहीं बनाओगे हम आपको एनओसी नहीं देंगे। सर हम तो पिस गए बीच में सर।
और ग्राउंड वाटर सर पानी को स्टोर करेंगे अगर हम फायर की एनओसी के लिए, तो कहीं ना कहीं सर पानी खराब होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो इसमें कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन हो दोनों तीनों डिपार्टमेंट के बीच में और हमें उसका बेनिफिट मिले। दिस इज द सजेशन आई वांट टू गिव। अभिषेक अग्रवाल जी। देखिए इसमें जो आपका सजेशन है बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अभी हमारे पास जो रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं और जो हमारे ग्राउंड वाटर विड्रॉल की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, फायर का अलग। जैसे मैं बताऊं आपको, जो हमारा एक्ट है इसमें हम यूजर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, इसमें यूजर्स का करते हैं। अगर आप वो वाटर इंडस्ट्रियल यूज के लिए करते हैं तो इंडस्ट्रियल यूज में आपको अगर फायर के लिए भी चाहिए आपको, तो वो इंडस्ट्रियल यूज में भी काउंट होगा आपका। तो वो टोटल जो हमारा क्वांटम होता है उसके आपको एनओसी मिलती है। तो यहाँ तक हम तो यहाँ पर सब चीजों को एक तरीके से कॉन्ग्लोमरेट कर रहे हैं एक तरफ से, बाकी फायर का सिस्टम अलग है, उसमें मैं नहीं कुछ बोलूंगा अभी। जी वर्मा जी। जी सर, मैं अभिषेक अग्रवाल। मैं क्वेश्चन मैंने जो पहले पूछा वो बीच में रह गया था। मैं ये पूछ रहा था कि एक माइक्रो इंडस्ट्री जो खुद वाटर यूज अपने पर्पस के लिए नहीं कर रही, बट अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने क्वार्टर्स दिए हुए हैं, उनके डोमेस्टिक यूज के लिए अगर बोरिंग कराते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं? डोमेस्टिक यूज होगा और वो इंडस्ट्रियल यूज नहीं होगा, बट इंडस्ट्री के अंदर बोरिंग करानी पड़ेगी क्योंकि क्वार्टर्स दिए हुए। देखिए वो इंडस्ट्री में नहीं आएगा, वो बल्क यूजर्स में आएगा। जैसे मैंने बताया 4 तरह के यूजर्स हमारे होते हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, बल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स। तो आप जो बता रहे हैं वो डोमेस्टिक यूजर होता है, मतलब इंडिपेंडेंट फैमिली अगर होती है, वो अपने घर में अगर वाटर फीड करती है फॉर डोमेस्टिक नीड, तो दैट इज डोमेस्टिक यूजर। लेकिन अगर वो आप बता रहे हैं एम्प्लॉइज को हम 10, 20, 50 जितने भी लोग हैं आपको उसके उनको पर्पस सर्व कर रहे हैं, आप क्या उनसे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, क्या उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपका बल्क यूजर्स में काउंट होगा और बल्क यूजर्स के लिए एनओसी के प्रोविजंस हैं। जी सर। एक नॉलेज शेयर हुई है कि अगर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है जेन्युइनली, हमारे एक सीनियर मेंबर ने शेयर किया है, तो ही कैन टेक 2% डिस्काउंट ऑन हाउस टैक्स। सर वी आई एम कॉलिंग नेक्स्ट गौरव अग्रवाल जी। गौरव जी, देन वी हैव हर्ष नागपाल। हेलो। हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा भी वही क्वेश्चन था जो एक्चुअली एम्प्लॉयज को लेकर था, और वही वाला एक मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था जिसका आंसर हो चुका है। तो सर बल्क प्राइस में जो एनओसी है उसकी कंडीशन सेम रहेगी उसकी, या वो अलग रहेगी? नहीं, उसमें जैसे आपको बल्क यूजर्स में आपको इम्पैक्ट रिपोर्ट वगैरह सबमिट नहीं करनी है, उसके सिंपल प्रोसेस है, आप जाएंगे, बाकी फीस वगैरह सब आपको करना पड़ेगा, रिचार्जिंग के प्रोविजन करने पड़ेंगे आपको। सर उसकी लिमिट क्या है सर? लिमिट उससे कुछ नहीं है, आपको जितना यूजर्स है उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे रिचार्ज क्वांटम निकल के उसमें खुद कैलकुलेशन होती है बैकएंड पे, आपको निकल के आ जाएगी कितना आपको रिचार्ज करना और कितनी फीस आपकी होगी, लेकिन वो बल्क यूजर्स में काउंट होगा, उसके लिए आपको फीस देनी होगी। दीपक जैन जी। कुशल पाल जी। नमस्कार। नमस्कार जी। अनुपम जी, मैं दीपक जैन बोल रहा हूँ नोएडा से। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो शुगर इंडस्ट्री, जिनको स्टैंड बाय बोरवेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसका क्या प्रोविजन है? नंबर 1। नंबर 2, जो एनओसी हम लोग इशू कर रहे हैं, हम वर्बली बता रहे हैं कि 100%, 200% रिचार्ज करना है, लेकिन उसका कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया गया है। नंबर 3, नोएडा में एक नई प्रॉब्लम आई है कि नोएडा में एक यहाँ पे नोडल ऑफिसर ने एक लेटर निकाल दिया है कि एवरी इंडस्ट्री विल यूज एसटीपी ट्रीटेड वाटर। सो जो ईटेबल आइटम है जहाँ ह्यूमन कंजम्पशन की प्रोडक्शन चल रही है, उसमें एसटीपी ट्रीटेड वाटर कैसे यूज किया जा सकता है? इसमें आप क्या स्टैंड ले रहे हैं? आपका, मैं सॉरी माफी चाहूंगा, पहला क्वेश्चन क्या था? मैंने 2 नोट कर लिए आपके। शुगर इंडस्ट्री के लिए स्टैंड बाय बोरवेल्स। देखिए स्टैंड बाय बोरवेल्स का हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमारे एक्ट में, और जो आप कह रहे हैं रिचार्ज का प्रोविजन हमारे उसमें कहीं लिख के नहीं आता है। अगर आपने खुद फॉर्म भरा है क्या कोई? मेरे पास लगभग आपके डिपार्टमेंट की 200 एनओसी हाथ में है। नहीं, एनओसी में नहीं है। अगर आप फॉर्म भरेंगे वहां पर, हाँ जी, जब आप फॉर्म भरेंगे, जैसे मैंने बताया, जब स्टेप कैलकुलेट होते हैं वहां पर कि आपका इतने डिस्चार्ज है, आपका इतने घंटे चलाएंगे, इतने दिन चलाएंगे साल में,
तो वहां पे जो क्वांटम निकलता है तुरंत उसमें नीचे लिख के आता है वो ऑटो कंप्यूटेड होता है, बट जब हम उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई एनओसी इशू होती है उसमें कहीं क्वांटिफिकेशन नहीं है। दैट अच्छा, ये प्रॉब्लम ये एक ग्राउंड पे प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हम चेक करा लेते हैं, ये अच्छा आपका सजेशन है। हाँ हो जी, सकता है हमसे क्योंकि जब हम फाइनल एनओसी इशू कर रहे हैं और उसमें कोई कंडीशन नहीं है तो इसको इम्पोज करना, मैं समझता हूँ लिटिगेशन को इनवाइट करना है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ये स्किप हुआ तो मेरी पोर्टल में ऑनलाइन व्यवस्था में कहीं ना उसमें मिसिंग हुआ है। हाँ जी, तो उसको हम चेक करा, दैट इज गुड सजेशन। हाँ, इसमें क्वांटिफिकेशन नंबर और एक और जो आप एसटीपी वाटर वाला कह रहे हैं। जी सर, हाँ बताइए। ये एक तो एसटीपी वाटर ट्रीट बता दीजिए। दूसरा, जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो कुछ पूरी एक टास्क फोर्स जो इंस्पेक्शन करने जाती है वो सजेशन देने के बदले वो कहती है पहले कंप्लायंस करिए, पहले पीजोमीटर लगवाइए, पहले वाटर मीटर लगवाइए, पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, तब हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। सो दे एक्सटॉर्ट लाइक एनीथिंग। नहीं, ये उसमें तो देखिए हम लोगों ने कई जगह इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि हम 1 महीने में ये काम कर लेंगे, 2 महीने में काम कर लेंगे। अकॉर्डिंगली आप एनओसी जारी करके देखिए। एनओसी जब भी जारी होती है तो एनओसी की जो भी टर्म्स कंडीशन होती है उसमें साफ साफ लिखा भी रहता है कि इसको हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो एनओसी कैन बी विड्रॉन। बट सर गाजियाबाद में मेरे से फाइल की हुई 40 एप्लीकेशन मैं दे सकता हूं अभी राइट नाउ, जो इन्होंने इसी प्रीटेक्स्ट पे कैंसिल करी है, रिजेक्ट करी है। 40 का मतलब 2 लाख रुपए तो फीस का लॉस इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद हरासमेंट कितनी है हमारी भी और इंडस्ट्री की भी। तो आप थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इस तरीके से लोगों को हरास ना करें, लोग जो टीम पे जाते हैं, कि पहले कंप्लायंस करिए उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे फाइल को। बिल्कुल आपका कहना सही है। और मैं बताता हूँ आपको, जितनी भी हम एनओसी में रिजेक्शन या अप्रूवल होते हैं वो नोडल आप नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन दैट इज बाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑथोराइज है जो भी वहाँ पे होता है। नोडल वर्क्स पोर्टल एक्सेस करते हैं उनके बिहाफ पे। तो एक बार लेट मी कंटिन्यू प्लीज सॉरी। तो आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन चाहे तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे सकते हैं कि हमारा ऐसा था, ऐसे रिजेक्ट हो जा रहा है ये। तो एक बार वहां पे आप कर लीजिए, और बाकी आप यहाँ भी दे सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, आपके साथ हमेशा हम लोग चलते हैं जी। तो आप लोग यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा पहला आपसे सुझाव ये है, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दीजिए, आप उनको बताइए कि इस ग्राउंड पर हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं ये। ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ। बट इट इज थोड़ा सा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो आपकी टीम है, नोडल ऑफिसर्स एंड उसकी एसोसिएट टीम, वो केस को प्रेजेंट करती हैं, वो उससे पहले ही उसको फिल्टर कर लेते हैं कि इसमें वाटर मीटर नहीं लगा, इसमें पीजोमीटर नहीं लगा, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगी है, इसमें टेलीमेट्री सिस्टम नहीं लगा। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये लगवाइए। और ऐसे 40 केस में अभी आपको दे सकता हूँ नंबर। तो अच्छा, दूसरा वो एसटीपी वाटर के आप कुछ बता रहे थे। एसटीपी वाटर में देखिए हमारे जो एक्ट में है उसमें ये हमने एक एडवाइजरी उसमें दिया हुआ है कि रिसाइकिल्ड वाटर यूज किया जाए, ट्रीटेड वाटर यूज किया जाए, वाटर एफिशिएंट टेक्निक्स को इंडस्ट्रीज अपनाएं। तो ये सारी चीजें एक एडवाइजरी बॉडी है, उसके बेसिस पे अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से कोई सजेशंस वहां पे आए हैं तो वो कंप्लाई करने होंगे। लेकिन ये क्या सजेशन है एक बार मुझे भी आप भेज दीजिएगा। सर इसमें सजेशन नहीं है, इसमें डायरेक्शन किया है उन्होंने कि एवरी बोरवेल विल बी सील्ड। आई विल शेयर कॉपी ऑफ द नोडल ऑफिसर लेटर कि जिसके पास, और एवरीबडी हैज टू टेक एसटीपी वाटर फॉर देयर इंडस्ट्रियल यूज। और उस इंडस्ट्रियल यूज में जो ह्यूमन कंजम्पशन में आइटम है, देखिए वी आर सिटिंग इन इंडिया, नॉट इन लंदन, जहाँ पे 1 स्टमक वाटर इज कॉमन, जर्मनी में कॉमन, बट इन इंडिया देयर इज इमोशनल वैल्यू एज वेल। उसका जो एसटीपी ट्रीटेड वाटर है उसकी क्वालिटी उतनी नहीं है जो कि उसको ह्यूमन कंजम्पशन में लिया जा सके। मेरी एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, उसमें वो रिजेक्ट कर दिया फाइल की। 93 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं नोएडा में, जो उसमें 2 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आपने अप्रूव करके भेज दी थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, रिवर्ट बैक, और वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो केवल इस बेसिस पे कि आप एसटीपी ट्रीटेड वाटर यूज करिए। उसमें बिस्किट की फैक्ट्री भी है, टॉफी की फैक्ट्री भी है, गारमेंट जो एक्सपोर्टर हैं उनकी फैक्ट्रीज भी हैं। तो ये थोड़ा सा ये मैटर है जो ग्राउंड पे। आप एक बार जो नोडल का जो लेटर आप बता रहे हैं एक बार मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ, कर दीजिएगा तो हम एक्सप्लोर कर लेंगे किस बेसिस को डायरेक्शन जारी हुए हैं। ठीक है सर। पहले दीपक जी, if we have the permission we move on. Sure. कुशल पाल जी।
सौरभ गुप्ता जी। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर अगर हमें एनओसी मिल गई है 30 KLD की पर डे, और सर कभी किसी दिन हमारा कंजम्पशन सर अगर हम 50 KLD कर लेते हैं, मतलब एनुअल जो हमारा परमिशन है उसको मेंटेन रख के वेरी हो जाता है हमारा पर डे, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा ना? नहीं, जो डिस्चार्ज का क्वांटम है उसमें एनुअली आपका चेक होता है, वो उसका रिकंसिलिएशन जो होता है एनुअली होता है। ठीक है सर, डेली बेसिस पे अगर हमारा वेरी करता है तो उसमें इशू नहीं है ना कोई? नहीं, उसमें ऐसा इशू नहीं है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था सर, अगर हमारा जो बोरवेल जिसकी एनओसी मिल गई है अगर वो खराब हो जाता है, दूसरा हमें बोर डिग करना होता है, तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, कुछ नोटिफिकेशन देना होगा हमें? नहीं, उसकी एनओसी आपको मिली हुई है। हाँ एनओसी मिली हुई है, अगर वो खराब हो जाता है इन केस, हाँ हाँ, तो हम देखिए दूसरा खराब हो जाता है तो अगर एनओसी आपको मिली हुई है, सेम कैपेसिटी का सेम सब चीज का बना रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे एक हमारे पास मॉडिफिकेशन का फॉर्म अभी है, लेकिन अभी पोर्टल पे वो एक्टिव नहीं हो पाया है। कुछ लोग के मैं एक बार मैसेज भी देख रहा था इसमें, तो उसमें आप मॉडिफिकेशन में जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को करते हुए। और इस तरह कुछ केसेस हमारे पास आए भी हैं, उनको एडवाइजरी हम भेज भी रहे हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, इस तरीके से इसको प्रोसेस करें आप। तो वो आप अगर एनओसी फॉर एग्जांपल आपका 5 साल के आपने ले रखी थी, आपका तीसरे साल में वेल खराब हो गया है वो, या डिफेक्ट हो गया है वो, तो आप 2 साल के लिए आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सेम कैपेसिटी का सेम कॉन्फ़िगरेशन का हम वेल बना रहे हैं, और ये उसी में इसको कर लिया जाए। लेकिन कैंपस भी सेम ही होगा, प्रेमाइसिस सेम होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है। उसका जो फॉर्म है हमारा, जो आप देखेंगे 2A 2B फॉर्म होता है, वो अभी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे किया, तो उसमें कोई एरर साइज इसको विड्रॉ किया है, वो फॉर्म दोबारा हम डाल रहे हैं, करीब 15 दिन में वो एक्टिव हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म नंबर क्या बताया सर आपने? फॉर्म नंबर 2A 2B रहता है मॉडिफिकेशन फॉर्म, जो 2A होता है नोटिफाइड एरिया का, 2B होता है नॉन नोटिफाइड एरिया का मॉडिफिकेशन का। और यदि कोई मॉडिफिकेशन होता है नोटिफाइड एरिया में, तो वो आता है हमारे पास आता है वो, और जो अगर नॉन नोटिफाइड एरिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे उस पर डिसीजन ले सकती है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन ये फॉर्म अभी 15 दिन में लगेगा एक्टिव होने में। जी बताइए। रहमान जी इज देयर, एंडोप्लास्ट रहमान जी। Then we have Rai Arya ji. Then we have B.S. Sharma ji. B.S. Sharma ji, you want to say something? So now that we have completed the session, anybody? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। मैं आया सर? हेलो। हाँ बोलिए। सर एक तो जो सर ने बताया कि भाई 100 से 200% आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। द वे ऑफ रिचार्जिंग इज ओनली द रेन वाटर। तो एक तो हाउ वी विल एश्योर कि भाई हम जितना विड्रॉ कर रहे हैं उतना ये हो गया, रिचार्ज हो गया। सेकेंडली क्या है कि जो ये बताया कि क्या कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला या कुछ ऐसा शेयर किया जा सकता है जिससे ये पता चल सके कि हम अगर हमारे पास बोरवेल कितने हमने इंच का लगाया हुआ है और कैसे हम उसको वो कर सकते हैं, जिससे हम ये एश्योर कर सकें कि जो लिमिट्स में पानी चाहिए हम कितना यूज कर रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता हो तो ये देख लें, बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्मली जो छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें खाली जो पानी का इस्तेमाल होता है वो खाली पीने के पानी का होता है या ह्यूमन उसके लिए होता है, क्योंकि अथॉरिटी का पानी बिल्कुल आता नहीं है। ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि 100%, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी तो कैसे न कैसे करनी पड़ेगी जब अथॉरिटी का पानी नहीं आएगा, तो ये हमें मजबूरी में लगाना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हम इन सारी चीज़ों से बच सकें, बिकॉज एक छोटी फैक्ट्री के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से की जा सकती है अगर वो बोरवेल ना करे, और वो इतना मैंडेटरी कंडीशन लगा देंगे। आजकल हमारा हर सदस्य इस बात को लेके थोड़ा सा चिंतित रहता है कि मैं अगर अपना एक बार रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, कल को मान लिया मेरी जरूरत नहीं भी पड़ती है, किसी वजह से बंद कर देता हूँ, तो मेरा सारा डाटा मिसयूज हो सकता है। इस पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बेसिकली तो मैं सारी बातें आपकी सुन ली हूँ, लेकिन आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि सर एक तो ये पता करें कि भाई कितना हम हमारी फैक्ट्री में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सबको एनओसी लेनी पड़ेगी, तो कुछ इसको किसी लिंक कर सकते हैं किसी तरह की, भाई कम से कम इतने अगर होंगे तो आपको जरूरत नहीं है। तो कोई अगर मान लिया या इतने बोर का वेल का आप करें तो आपको इसकी एनओसी की जरूरत नहीं है। अब हर आदमी को अगर मान लिया एनओसी लेनी पड़ेगी एक बार, टैंक का यूज कितना भी है। कुशल जी, उसका बोरिंग से रिलेशन उसका नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उसका जो विड्रॉल है उससे है। जैसे अभी कई लोग आपने सुना होगा कि अगर आप 10 किलोलीटर पानी निकालते पर डे तो आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं है, और बाकी कितनी बोरिंग है, क्या साइज की बोरिंग है, उस पे कोई ऐसा एग्जम्पशन नहीं है। आपके सिर्फ जो क्वांटम ऑफ विड्रॉल है उस पर आपको एग्जम्पशन है। अगर 10 KL से आप कम निकालते हैं और छोटी इंडस्ट्री आप है माइक्रो स्मॉल में, तो आपको उस पर एनओसी की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आपके अगर उससे ज्यादा का यूजेस हैं तो वो आपको फिर एनओसी के लिए लेनी पड़ेगी। और जो आप अगर आप कैलकुलेशन चाहते हैं उसकी ना, तो हमारा पोर्टल पे आप लॉग इन कर लीजिए और आप फीस मत जमा करिए, आप जा करके वहां पे आप देखेंगे तो डिटेल अपना भरेंगे, आपकी क्या बोरिंग है, क्या साइज है, क्या डाया है, कैसा डिस्चार्ज लगा पंप लगा रखा है आपने, तो एक कैलकुलेशन वहां निकल के आ जाएगी कि आपका एनुअल कॉन्टेंट कितना हो रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है पॉलिसी मैटर से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन है पॉलिसी मैटर को लेके, आप इंट्रोड्यूस कि जो नोटिफाइड एरिया है ग्रेटर नोएडा या नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पे अथॉरिटीज डेवलप करके दे रही है सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और आज नए भी कर रही हैं, तो जब वो पानी की सप्लाई नहीं दे रही, पानी की सर्विसेज नहीं दे रही है, तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? फिर हम ये एक नेक्स्ट एनजी ये वाटर ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसे लाएंगे? नहीं, ये तो देखिए इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं। अगर ऐसा कोई एक्सक्लूसिव केस है जो आप बता रहे हैं पॉलिसी मैटर है, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को रिप्रेजेंट करिए, वहां से केस हमारे पास आ सकता है एंड दैट कैन बी पुट बिफोर द स्टेट अथॉरिटी कि वहां पे इसकी आवश्यकता है, वहां पे उनको एग्जेम्पशन दिए जा सकते हैं। लेकिन आप उसका चैनल है, यू प्रेजेंट द केस, यू प्रेजेंट द केस विद यस, बताइए कुछ और कह रहे हैं। स्पेसिफिक केस है इस डिस्ट्रिक्ट का, नोटिफाइड एरिया है और यहाँ पे नए सेक्टर रोज डेवलप हो रहे हैं, रोज अनाउंस किया जाता है नई पॉलिसीज, नए सेक्टर नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, बट जब पानी ही नहीं देंगे तो फैक्ट्री कैसे चलाएगा, इंडस्ट्री कैसे चलाएगा वो? मैं वही कर रहा हूँ कि लेट द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेंस द इम्पोर्टेंस, वो समझेंगे कि हमको अपने अपने जनपद में करने की आवश्यकता है, वो केस बनाकर, यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस में डिसीजन भी हुआ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिप्रेजेंट करिए, दे कैन सबमिट द केस टू स्टेट अथॉरिटी, वहां पे हम उसको प्रेजेंट करेंगे और वो स्टेट अथॉरिटी का डिसीजन, वो दे आर प्रो इंडस्ट्री, वो आपके फेवर में ही जाएगा। लेकिन दूसरा चैनल यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पूरा केस दीजिए, लेट देम सेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन देयर डिस्ट्रिक्ट। ओके सर, थैंक यू। हेलो, यस सर, हेलो हेलो, आवाज आ रही, बताइए। यस सर, मैं सर संदीप गोस्वामी बोल रहा हूँ एमआरएल टायर से। बेसिकली सर हम लोगों ने एनओसी को रिन्यू का एप्लीकेशन डाला था, हमारा डेली का कंजम्पशन है 362 मीटर क्यूब पर डे, हमारा टायर इंडस्ट्री है तो पानी का यूज थोड़ा ज्यादा है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया वही वाटर हार्वेस्टिंग के चैप्टर पे। लेकिन हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के 5 वेल बने हुए हैं इंडस्ट्री में। नोटिफाइड एरिया है कि नॉन नोटिफाइड एरिया है? नोटिफाइड ग्रेटर नोएडा सूरजपुर। अच्छा, तो नोटिफाइड एरिया हो गया आपका, ठीक है। तो सर अभी क्या है ना, इस पे हम लोगों को कुछ आगे समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे, क्योंकि एनओसी तो चाहिए हमें। आपको रिजेक्शन जब दिया होगा तो उसमें रीजन लिख के आया, क्या लिखा है उसमें? वाटर हार्वेस्टिंग का जो कैपेसिटी है वो कम है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपने रिपोर्ट सबमिट की होगी, कैसे कैसे आप कर रहे हैं? हाँ सर, हमने रिपोर्ट उसमें रिक्वायर्ड कैपेसिटी आपने, उसमें जो रिक्वायर्ड रिचार्जिंग है वो आपने शो की है वहां पर, उतना हम कर रहे हैं। यस सर, लेकिन उनका कहना है कि 362 मीटर क्यूब ही चाहिए रिचार्जिंग। हाँ 100%। और सर वाटर हार्वेस्टिंग का रिचार्जिंग सिस्टम तो क्या है, ओनली रेन से हो सकता है, तो अब ऑलरेडी 5 हार्वेस्टिंग वेल तो बना रखे हमने। हाँ, अब जो फैक्ट्री में अवेलेबल स्पेस है उस हिसाब से इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता एक्सपेंशन। नहीं, आप कर सकते हैं, आप देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज करते हैं, आप आसपास का जो पार्क है, वो आपके पॉन्ड्स वगैरह हैं, उसको आप ले सकते हैं, जिसको कहते हैं गोद लिया जाना, आप उसको लेकर के उसको कंजर्व कर सकते हैं, यू कैन शो दैट, इनपुट दैट इन द रिचार्जिंग। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये काम कर रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। अभी सर क्या है ना, हमने सब ऑनलाइन ही किया है, तो कोई ऐसा आपके कोई कांटेक्ट पर्सन है जिनसे हम कांटेक्ट करके उनको विजिट करवा सके, कुछ ऐसा चेक करवा? क्योंकि सर मैंने अभी अब से पहले मैं गुजरात, आप नोएडा में हैं तो हमारे जो नोडल्स हैं, आप वहां पे उनसे बात कर सकते हैं एंड दे कैन सजेस्ट यू। नोएडा में अभी शायद नवरत्न को ना देख रहे हैं, नोएडा में भी जो the session is very good, going strong, but I will now request all our members, अगर किसी की कोई query रह गई है तो we have our help desk at IIA head office under Verma sir, and we can send it to him and he can always take it in writing with Anupam ji। सर ये IIA किधर है? आप बताइए लोकेशन क्या है सर IIA का? वो मैं आपसे अभी शेयर, ओके, with you, Shamaji, I'll share it। Now
that the session has been pretty long, और इससे ज्यादा फिर हेलो इससे ज्यादा सब लोगों ने मेंबर्स धीरे धीरे घट रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई आज के सेशन को हम अगर सबकी इजाजत हो तो यहाँ क्लोज करें। अनुपम जी ने हैड बीन वेरी पेशेंट इन हियरिंग आवर डिस्कशन, सारी डिस्कशन को उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना और सबका आंसर भी बहुत सौम्य तरीके से दिया गया, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना है। और आगे की हमारी रिक्वेस्ट है जो हमने डाली है कि भाई डिपार्टमेंट कैन गेट क्लोजर टू अस बाय कंडक्टिंग मोर वर्कशॉप, तो उससे हमारा प्यार और बढ़ेगा आपस में, एंड वी विल बी मोर रिसेप्टिव टू यू एंड यू विल बी मोर रिसेप्टिव टू अस। तो इन सब चीजों के साथ मैं अगर इजाजत हो आपकी, आप कुछ कहना चाहूँ कंक्लूडिंग में अनुपम जी, तो यू कैन ऑलवेज से समथिंग। नहीं सर, मैं तो बस यही कहूंगा कि दिस इज द स्टार्ट एंड दिस शुड कंटिन्यू सच टाइप ऑफ सेशंस। ये बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत सजेशंस आते हैं और बहुत अच्छा भी रहता है कि हम सबको लेके चलें और इस तरह के सेशंस आगे भी कंटिन्यू करें हम लोग। सजेशंस दैट वी विल सेंड यू इन राइटिंग, बिल्कुल बिल्कुल जो भी आए हैं उसमें आप जहाँ जो डेलिब्रेट कर सकते होंगे, जो इंडस्ट्री की मदद कर सकते हैं एंड जो प्रैक्टिकलिटी ला सकते हैं जिससे कि सब हो जाए। हाँ, विद वन रिक्वेस्ट की लेबर का ड्रिंकिंग वाटर पर अगर सेस और काउंटिंग खत्म हो किसी तरह से, तो दैट विल बी ए बूम टू एटलीस्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो उन लोगों के यहाँ ड्रिंकिंग डोमेस्टिक वाटर भी इन द काउंटिंग, तो उसको एक बार को हो सकता है माइंड कर सकते हो। और जो फायर वाली बात आई है उसमें अगर कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट हो सके जहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, तो शायद हो सकता है इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा अच्छा वर्क कर सके। Well, sir, you can now I include all request my you can include all the valid suggestions and you can commit. We'll send it to you, sir. Now I request Alok Agarwal साहब, जो हमारे नेशनल ट्रेजरर हैं, to kindly pass a vote of thanks. नहीं, मैं भी ये कहूंगा कि देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जी जी सर, सिर्फ इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, कोई हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, we know that, ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको हम लोग बचाना भी हमारा आपका फर्ज है, उसके लिए ये लॉ लाया गया। अदरवाइज अगर हम पहले से इस पे आराम से रहे होते तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इसलिए हैं कि इसको अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ये जो हमारे लॉ वगैरह है वो भी कुछ काम नहीं आएंगे। तो आपकी कोई भी दिक्कत आपको आ रही जो प्रैक्टिकल हो, जो हमारे लिमिट के अंदर हो, हमारी सरकार कर सकती होगी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ एज ए डायरेक्टर कि मैं जरूर प्राधिकरण के पास लेके जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि एक एमिकेबल सोल्यूशन हम लोग जरूर खोजेंगे जिससे इंडस्ट्रीज का कोई बाधा ना आए और ये जो रिसोर्स है इसको हम बचा सकें। मैं फिर बहुत पॉजिटिव बात आप कह रहे हैं और डेफिनेटली वी आर हैंड इन ग्लव, और इंडस्ट्री की तरफ से भी एश्योरेंस देता हूं आपको, यू विल गेट ऑल द कोऑपरेशन पॉसिबल जो भी मिल सकता है। इंडस्ट्री विल वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इसके लिए जो अभी मैंने देखा कि रिचार्ज वगैरह के बारे में भी लोगों ने काफी क्वेरीज की हैं, तो रिचार्ज से रिलेटेड एक अलग से सेशन रख सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी, ताकि इंडस्ट्रीज को थोड़ा क्लियर हो जाए कि रिचार्ज कैसे करें, ताकि उनके दिल में कोई डर ना हो। अभी किसी एक सदस्य ने ये भी कहा कि मैं पोर्टल पे जाके डर रहा हूँ इसको करने के लिए, तो मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ कि कोई ना डरे, बिल्कुल आए, जो भी दिक्कत होगी, जो डर हो हमसे शेयर करे। हम लोग, हमारी पूरी टीम है, अनुपम है, मैं, हमारे कुछ ऑफिसर, सब लोग आपका डर दूर करेंगे, आपको डर नहीं रह जाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। उनका डर दूर करने के लिए हम लोग भी हैं सर, बीच में हम लोग उनका नाम लिए बिना भी आपके सामने आ सकते हैं बात पूछने के लिए। बहुत बढ़िया। आलोक अग्रवाल साहब प्लीज। आलोक जी सर, प्रॉब्ली उन्हें हो सकता है कि हो रहा हो, तो I'll थैंक ऑल सर। सबसे पहले डॉक्टर वीके उपाध्याय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने पॉजिटिव नोट के साथ हम लोगों को एक बहुत अच्छे उसमें माहौल में देर छोड़ के जा रहे हैं, और इसमें हमारा एक अच्छा वातावरण क्रिएट हो रहा है सबके माइंड में कि दैट डिपार्टमेंट इज नॉट ऑल दैट टफ, कि जहां पर हम लोग इंटरेक्ट ना कर सके और अपनी बात ना कह सकें, अपनी बात मनवा ना सके। तो इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेटर के रूप में आप पहले से ही काम कर रहे हैं, और हमारे जो भी रिक्वेस्ट हैं हम आपके पास भेजेंगे, उसका आप हमारे को उसके लिए
जरूर डेफिनेटली बुलाएंगे भी और उस पर इवेल्युएट भी करेंगे, बात करेंगे। मैं आज के जो अनुपम जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत एनलाइटिंग सेशन उन्होंने दिया आफ्टर योर आपकी उसमें गाइडेंस में। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स का जो यहाँ पर थे, अनिल गुप्ता साहब और सब लोग यहाँ मौजूद थे, मेरे COB मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजर महोदय और सब लोगों का, और चैप्टर चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन का और अन्य मेंबर्स का, और खास तौर से जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे मैं उनका खास तौर से धन्यवाद, जिससे क्लैरिटी ऑफ फैक्ट उनके क्वेश्चन पूछने के बाद हमारे को ज्यादा आई। तो उन सब चीजों के साथ धन्यवाद के साथ सर मैं थैंक माय ED एंड टीम एट IIA जिन्होंने सबको संभव कराया, रिकॉर्ड करा और हम लोगों के लिए आगे के लिए भी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके लिए एक हिस्ट्री दे दी है जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।